लिखा है कि आपने कि चुनावी धांधली को हम अभी तक खत्म करने में असफल रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? रोक नहीं सके हैं, धांधली बढ़ती जा रही है। हर चैनल पे यही बात कही जा रही है और पब्लिक में ये बात कही जा रही है, तो कुछ न कुछ दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है? ये तो देखने की बात है, चखने की बात है। आपको लगता है कि आज की तारीख में सीटी बजाने की जरूरत है संसद के अंदर? बहुत से लोग कह रहे हैं यही। मैं तो प्लेयर नहीं हूँ, बट पार्लियामेंट तो आप देखते ही होंगे। मैं देख लेता हूँ, दुख होता है, चुप रहता हूँ। किस बात का दुख होता है? यही कि हाउस चलते थे। लोग तो ये कहते हैं औरंगजेब जो है एक मन अब जनेऊ से लोगों को तौला करता था। औरंगजेब के जितने बड़े जनरल थे वो ये किताबों में लिखा हुआ है कि उसके जनरल जो थे वो राजपूत थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनका संबंध फ्रीडम फाइटर्स के परिवार से है, जिनका संबंध पीर फकीर के परिवार से है, जिनका संबंध भारत के शहीदों के परिवार से है और वो खुद 10 साल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। आजकल वो चर्चा में है अपनी नई किताब को लेकर। किताब का नाम है आर्ग्यूएबली कंटेंशियस थॉट्स ऑन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। जी हां, हमारे साथ हैं भारत के 10 साल तक उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी साहब और आज पॉइंट ब्लैंक में हम उनसे बात करेंगे दुनिया भर के तमाम मुद्दों पर। हामिद अंसारी साहब कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं, उसके बाद वो भारत के उपराष्ट्रपति बने, इसीलिए दुनिया में जो कुछ घट रहा है उससे लेकर भारत की घरेलू राजनीति के बारे में वो क्या सोचते हैं, भारतीय समाज के बारे में वो क्या सोचते हैं, इन तमाम मुद्दों पर उनसे बात होगी। हामिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, यही बड़ी बात है। सबसे पहले मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, आपने अपनी पुस्तक में लिखा है और पुस्तक में आपको लिखा है कि आपने कि चुनावी धांधली को हम अभी तक खत्म करने में असफल रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? ये तो रोज की बात है, रोज की खबर है। कम नहीं हुए हैं, रोक नहीं सके हैं, धांधली बढ़ती जा रही है। हर इलेक्शन में, चाहे स्टेट इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो। और आज कुछ कोई बता रहा था कि गांव प्रधान का इलेक्शन हो रहा है, तो वहां भी यही धांधली होती। तो ये एक गलत प्रैक्टिस है जो कि हमारे कैरेक्टर में आ गई है और इससे नुकसान हो रहा है। किस किस तरह की धांधली होती है? क्या आपने कभी देखा? क्या आपने नहीं, मैंने कभी इलेक्शन ड्यूटी नहीं की है, ना मैंने कभी इलेक्शन लड़ा है, मगर मैंने सुना है कि हर किस्म की। आज सुबह की जो इन्फॉर्मेशन, कोई में एक दोस्त आए हुए थे, वो बता रहे थे कि ग्राम पंचायत इलेक्शन में पैसा भी चलता है, कभी कभी लोगों को मार दिया जाता है, भगा दिया जाता है। तो ये कॉमन स्टोरी है और ये अक्रॉस द कंट्री है। और क्या ये लोकसभा इलेक्शन में भी होता है? जरूर होता होगा। अगर सिर्फ पत्रकारों में जो कुछ पढ़ा गया है, लिखा गया है, सिर्फ तो साफ है कि ये होता है। आपको कभी ऐसे उदाहरण सामने मिले या आपको कभी? नहीं, मैं कभी किसी इलेक्शन में क्लोजली इन्वॉल्व नहीं रहा हूं, इसलिए कि जब विदेश सेवा में था तो वो आमतौर पर इंडिया के बाहर रहता था। ऐसे भी जब यहाँ था तो कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। क्या वोट चोरी होती है? एक टर्म आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है कि वोट चोरी हो रही है, गलत वोट लग गए, गलत वोट पड़ गए। क्या आपको लगता है वोट चोरी होती है? भाई, जो आपने सुना है मैंने भी सुना है, समझे। और वोट चोरी कैसे होती है? एक जमाने में बात ज्यादा चल गई थी कि वोटिंग मशीन के साथ कोई गड़बड़ सड़बड़ होता है। एक में ये था कि भाई रात को जब वोटिंग खत्म हो जाती है, बैलेट बॉक्स सील कर दिया जाता है, तो वो कस्टडी के लिए कहीं रख दिया जाता है और उस रात में चोरी होती है। तो ये सब चीजें हो रही हैं, इसीलिए पब्लिक में इतना चर्चा है। क्या ईवीएम रिग करी जा सकती है? भाई, मुझे नहीं मालूम इसका, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मैंने कभी ईवीएम ऐसा देखा भी नहीं है, एक्सेप्ट जब मैं खुद वोट देने गया हूं। हाल ही के दिनों में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी इलेक्शन प्रोसेस पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। क्या आपको उनकी आपत्तियां या उनके सवाल जायज लगते हैं? देखिए, जब जब ये सवाल डिस्कस हुआ है संसद के अंदर या संसद के बाहर,
कुछ ना कुछ हकीकत होती है। अब कितनी होती है कि 5% होती है या 50% होती है, ये तो देखने की बात है। आपको क्या लगता है? अगर कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से इतना शोर हो रहा है, वोट चोरी के आरोप लग हर रहे तरफ हैं, से रिगिंग शोर के हो रहा आरोप लग रहे है। हैं। ये नहीं हो रहा है कि एक कोई पार्टी कह रही हो, सब पार्टी से यही कह रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी तो नहीं कह रही। उसकी अपनी मर्जी है। आपने क्यों कहा कि लोकतंत्र का गिलास आधा भरा हुआ है? आपने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है कि लोकतंत्र का गिलास आधा भरा हुआ है, यह आधा खाली क्यों है सर? देखिए, इसी वजह से खाली है, जिन चीजों का भी आप जिक्र कर रहे थे, कि लोकतंत्र एक प्रिंसिपल था जिसको हमने अपनाया। आज नहीं अपनाया, बहुत साल पहले मैं अपनाया और बड़ी धूमधाम से किया। मगर उसके लिए पूरा वो करना ठीक होता है। अगर आप खेल खेल रहे हैं, तो हॉकी खेल रहे हैं, तो उसके रूल्स हैं कि ये सही है, ये गलत है। मैं हाल ही के दिनों की बात करूं, आजकल इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर पे सबसे ज्यादा उंगली उठ रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टी उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, पिटीशंस फाइल कर रही बड़े हैं। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। क्या आपको लगता है इलेक्शन कमिश्नर कॉम्प्रोमाइज है? पब्लिक कहती है, मैं नहीं कहता हूं। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं चार्ज को सब्सटैंशिएट नहीं कर सकता। मगर जिस तरह से ये बात कही जा रही है मुल्क के हर कोने में और हर पार्टी से, तो कुछ ना कुछ तो जरूर है जो ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है? आप भी पढ़ते लिखते हैं, आपको भी मैं जानकारी मिलती है। आपकी तरह, बल्कि आपसे थोड़ा कम अखबार पढ़ता हूं। तो अगर हर अखबार में यही बात कही जा रही है, हर चैनल पे यही बात कही जा रही है और पब्लिक में ये बात कही जा रही है, तो कुछ न कुछ दाल में कुछ काला है। आपने कहा कि हमने चुनाव को बड़े मशीनी तरीके से अपनाया है, इससे आपका क्या आशय है? नहीं, हमने बड़े अच्छे तरीके से अपनाया। जब 50s में हमने ये सिस्टम बनाया, अडॉप्ट किया, दुनिया में बड़ी तारीफ हुई हमारे। तो मगर उस पे रूल क्या था? रूल ये था कि यू विल बी प्लेड बाय द रूल। क्या आपको लगता है खेल सही तरीके से हो रहा है? पब्लिक ओपिनियन को देख के ये मन में आती है बात कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। धनबल कैसे चुनाव परिणाम को बदलता है? क्योंकि आपने इस पुस्तक के अंदर धनबल की भी बात की और ये भी कहा है कि जो चुनाव जो है वो धनबल उसको प्रभावित करता है। तो आपके हिसाब से धनबल से मतलब पावर ऑफ मनी? वही आपको सुबह की बात बता रहा हूं, जो गांव में चुनाव हो रहा है, वहां भी वो बता रहे थे कि साहब पैसा तो बहुत चलता है और सारी दुनिया को मालूम है कि हमारे इलेक्शंस में कितना पैसा लगता है। तो सवाल ये होता है कि एक कि ये पैसा लगता, दूसरे ये कि पैसा कहां से आता है। किसी ने ये तो नहीं कहा कि मेरे अकाउंट से गया है, किसी पार्टी ने नहीं कहा कि हमारे अकाउंट से गया है, तो कहां से गया है? तो आपको क्या लगता है, क्या इलीजिटिमेट तरीके से ये धनबल चुनाव जीतने के लिए कमाया जाता है? उसमें कोई शुबा नहीं है, कोई शुबा नहीं। सर, अगर हम आगे चले और हाल के दिनों में पार्लियामेंट जैसे चल रही है उसका जिक्र किया जाए, आपने खुद 10 साल पार्लियामेंट चलाई और बहुत अच्छे से चलाई है, एक इफेक्टिव चेयरपर्सन के तौर पर आपने पार्लियामेंट चलाई है। आज के दिनों में जिस तरह से पार्लियामेंट चल रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने एक अपने लिए एक रूल बनाया था जब मैं पार्लियामेंट से रिटायर हुआ, राज्यसभा से, कि मैं पार्लियामेंट के मामलात में चुप रहूंगा। मैंने अपने तरीके से काम किया, अगर पब्लिक ने उसे अप्रिशिएट किया तो अच्छी बात थी। मगर जो कुछ कहा जा रहा है, मैंने पहले दिन कहा था अगस्त 2007 में जब मैं राज्यसभा में गया था, मैंने कहा था आई एम लाइक अ रेफरी इन अ हॉकी मैच। I have a whistle in my mouth, a book of rules in my pocket, and I watch the game very closely. मैं फील्ड में होता हूं, उनके साथ देखता हूं। अगर खेल सही तरीके से हो रहा है, विसल की जरूरत नहीं है।
अगर कहीं गलती होती है, सीटी बजाई जाती है। आपको लगता है कि आज की तारीख में सीटी बजाने की जरूरत है संसद के अंदर? बहुत से लोग कह रहे हैं यही। मैं तो प्लेयर नहीं हूं, मगर पब्लिक की जो बात है और आम आदमी की जो बात है उसमें यही है कि धांधली हो रही है, कहीं ना कहीं हो रही है। मैं हाउस की बात कर रहा था आपसे। क्या आपको लगता है कि पीठासीन अधिकारी आजकल पार्शियल हो गए हैं? क्योंकि ये आरोप अपोजिशन हमेशा उन पे लगाता है कि वो सरकार को फेवर करते हैं। कोई भी पीठासीन अधिकारी जो चेयर पे बैठा हो, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। अब मैं क्या कहूं, आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं। आपको देखकर क्या लगता है? कहीं ना कहीं ढील है, कहीं ना कहीं ढील है। किस वजह से है मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं रिटायरमेंट में रहता हूं, मुझे रोज की खबर नहीं मिलती। बट पार्लियामेंट तो आप देखते ही होंगे। मैं देख लेता हूं, दुख होता है, मैं चुप रहता हूं। हाल ही के दिनों में आप खुद प्रधानमंत्री के भाषण को सुनते होंगे, देखते होंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भाषण देना था, लेकिन लोकसभा में वो भाषण देने के लिए नहीं आ पाए। स्पीकर ने बताया कि चूंकि प्रधानमंत्री की चेयर के चारों तरफ विपक्षी सांसदों ने एक पोस्टर लगा दिया था, उनकी चेयर तक वो लोग आ गए, इसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि कोई अप्रत्याशित और अप्रिय घटना घट सकती है, आप सदन में भाषण देने न आए। क्या विपक्षी महिला सांसदों का ये व्यवहार ठीक था? देखिए, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसा हुआ। स्पीकर की अथॉरिटी कंप्लीट होती है। पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी होती, और उसके बाद स्पीकर का जो शब्द है, जो बात स्पीकर कहता है, बात खत्म हो जाती है वहां पे। उस पर कोई चूं चां की बात नहीं है। तो मुझे तो ये सुन के, देख के बड़ा ताज्जुब हुआ, कोई ऐसी चीज हो सकती। ठीक है, पोस्टर वोस्टर दिखाए जाते हैं, शोरगुल होता है, लोग वॉकआउट भी करते हैं और भी करते हैं, मगर ये चीज तो अजूबा है। इसके कोई किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि कैसे हुई ये बात। और वो महिलाओं और पुरुष में क्या फर्क है? मेंबर है ना। 11 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को हो गए हैं। आप उनके इस 11 साल को एज अ सीनियर सिटीजन, एज वाइस प्रेसिडेंट फॉर्मर और एज अ प्राइवेट सिटीजन किस तरीके से देखते हैं? भाई देखिए, सरकारों का स्कोर कार्ड हमेशा मिक्स्ड होता है। इनका भी स्कोर कार्ड मिक्स्ड है, इनसे पहले वालों का भी स्कोर कार्ड। बहुत सी अच्छी चीजें उन्होंने की हैं, बहुत सी जगहों पे उन्होंने गलती की है, तो कोई उसमें अचंबा बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि वाकई ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो उनका मूल मंत्र है, उस पर खरी उतरी है? देखिए, उनका स्लोगन है, अच्छा स्लोगन है, अगर उस पर अमल होता रहे। समझे? देखिए, एक चीज होती है, और मैंने किसी भाषण में कहा भी था, ये शायद आजमगढ़ में कहीं था कोई भाषण, कि ये तो बिल्कुल सही है कि सबका साथ सबका विकास। मतलब यह है कि एक रेस है जिसमें कि स्टार्टिंग पॉइंट पे सब एक लाइन पे खड़े हुए हैं, मगर अगर स्टार्ट के वक्त कोई पीछे रह गया है 2 गज या 10 गज, तो फिर वो उसके लिए बराबर की रेस नहीं होगी। दैट इज वाई successive governments have made rules, regulations about helping the tardy, ताकि वो लाइन पे आ सके। उसके बाद देखें रेस में क्या होता है। मगर अगर लाइन तक पहुंच नहीं पाए हैं तो फिर कैसे करेंगे आप? तो क्या समाज में जो लोग पिछड़े छूट गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया है? बहुत से काम किए, बहुत से काम किए, और बहुत से काम नहीं भी किए हैं। दोनों बातें सही हैं। क्या भारतीय मुसलमानों के साथ अत्याचार भी होता है? कहीं कहीं होता है, बिल्कुल होता है। उसकी सबसे अच्छी मिसाल आपको जो मिलेगी, दिल्ली राइट्स में जो हुआ, उसमें बड़ी रिपोर्ट्स हैं, बहुत हैवी वेट रिपोर्ट्स हैं।
वो देख लीजिए, और जगहों पे भी ऐसे हुआ। दिल्ली राइट्स में तो हिंदू भी मारे गए थे, मारे गए थे शर्मा सब। जैसे आईबी के ऑफिसर्स की नहीं, हत्या मारे कर गए दी थे, गई सब थी। मारे गए थे, सब दुखित हुए तो थे। फिर मुसलमान ही पीड़ित क्यों नहीं, इसलिए कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई दिल्ली दंगों में? दिल्ली तक, और दूसरे दंगों में भी यही हुई, कोई नई बात नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने मुसलमानों के साथ भेदभाव किया है? देखिए, ऐसा जनरल स्टेटमेंट जो है वो मैं नहीं करूंगा। बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी है, सरकार के हर कोने में है मुल्क के, तो जनरल स्टेटमेंट करना ठीक नहीं होगा। बीजेपी की ही बात की जाए तो मुसलमानों को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में टिकट नहीं देती है, वो इसको बात- आप किस तरीके से देखते हैं? वो ये कहते हैं कि हमको मुसलमान वोट नहीं देते हैं तो हम टिकट दे के क्या करें? देखिए, वो पॉलिटिकल जजमेंट है, हर पार्टी अपना जजमेंट करती, जहां पे उनको लगता है कि कैंडिडेट अच्छा है उसको टिकट देते। क्या आपको लगता है या आपको ऐसी जानकारी है कि मुसलमानों की लिंचिंग होती है? भाई, रिपोर्टेड फैक्ट्स है, मैं क्यों मेरा ओपिनियन की बात नहीं है, ये तो रिपोर्टेड फैक्ट्स है। वही अखबार जो आप पढ़ते हैं मैं पढ़ता हूं, उसमें है। क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमानों की लिंचिंग को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, 1 2 3 अपवाद को जनरलाइज करके बताया जाता है? कौन करता है ये? नैरेटिव फैलाने वाले, जो ये नैरेटिव फैलाना चाहते हैं भाई, तो वही कि अखबार सरकार वाले के अंदर जो रिपोर्ट- है मुसलमान असुरक्षित हैं। वो वही अखबार जो आपकी भी रिपोर्ट देते हैं, मेरी भी देते हैं। कहां से उनको रिपोर्ट मिलती है वो आप वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। देखिए, वही बात आती है कि भाईचारा है या नहीं है। अगर भाईचारा नहीं है तो लड़ाई के 10 वो बहाने तलाश हो सकते हैं। भाईचारा है तो वो बात दबा दी जाएगी। हमारे यहां जो असली कमजोरी है समाज में इस वक्त, और वो कमजोरी समाज में होने का मतलब यह है कि वो सोशल सिस्टम में है, कि भाईचारा नहीं है। आपको क्या लगता है हाल ही के दिनों में जो बुलडोजर जस्टिस की बात हुई है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहले तो आप ये मुझे बताइए कि किस पिनल कोड में लिखा हुआ है कि बुलडोजर का इस्तेमाल होगा। पिनल कोड अच्छा है, आज से नहीं बहुत जमाने से चल रहा है। कोई केस होता है, आप अदालत में जाते हैं, मुकदमा होता है, जज जो होता है वो उस पर फैसला देता है। उस फैसले में बुलडोजर कहां आता है? भाई, उसको सजा देते हैं आप, 10 दिन की सजा दे या 10 साल की सजा दे, सजा यही है ना, फाइन कर सकते हैं। वही ये बुलडोजर का क्या मतलब? आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानबूझकर इंस्टेंट जस्टिस के लिए इस तरह के चीजें कर रहे हैं, या इस बुलडोजर जस्टिस का सबसे ज्यादा शिकार मुसलमान होते हैं? देखिए, मैं यूपी में नहीं रहता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मगर आप यूपी से ही आते हैं। मैं आता हूं यूपी से, मैं कहानियां बहुत सुनता हूं, मगर जो चीज नोट करने की है वो ये है कि ऑफिशियल जजमेंट पे कहा जाता है कि इसका घर तोड़ दो। ये कौन सा इंसाफ है? पिनल कोड में कहां लिखा हुआ है कि अगर किसी आदमी ने चोरी की है तो उसका घर तोड़ दो? भाई, आप चोर को पकड़िए, जेल में बंद कीजिए। ये तो धांधली है, ये जस्टिस नहीं है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय चीजों पर। सर, आप खुद बड़े उसके लंबी बहुत बड़े आप तो पूरी किताब लेके आए हैं। बहुत बड़े एक्सपर्ट है खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा इंडो यूएस ट्रेड डील के बारे में। क्या भारत के लिए ये एक विन विन डील है, जिस तरह का आज फ्रेमवर्क बाहर और सामने आया है? मैं अभी पढ़ रहा था आपके आने से 15 मिनट पहले फाइनेंशियल टाइम्स लंदन का, कि टेंटेटिव एग्रीमेंट हो गया है और उसमें सेटिस्फैक्शन है। भारत सरकार ने भी ये कहा है कि उसको सेटिस्फैक्शन है, मगर फाइनल शेप अभी नहीं दिया गया है। जब वो एग्रीमेंट साइन होगा तब दिया जाएगा। और कुछ विपक्ष के लोग जो हैं, विपक्ष का लगभग पूरा का पूरा धड़ा इसे ट्रेड डील नहीं ट्रैप डील बता रहा है। आप इस आलोचना को कैसे देखते हैं? ये भाषा और उसके शब्द जो हैं वो बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे।
हाल ही के दिनों में जो सबसे ज्यादा चर्चा वाली बात है वो है अमेरिका क्या ईरान पर हमला करेगा। आप खुद ईरान में रहे हैं, आप ईरान में भारत के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? देखिए, संबंध उनके बहुत खराब हैं, आज से नहीं है, बहुत दिनों से। धमकी बहुत दी गई है अमेरिका की तरफ से, उसका जवाब ईरान ने अपने हिसाब से भी दिया। मुझे लगता है कि कहीं ना कोई समझौता हो जाएगा। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है। आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो स्टेटेड पॉलिसी ये है कि हम किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? उनको बोलने का हक है, उनकी बोलने की आदत भी है, तो अब क्या करें। लेकिन आप इसमें सच्चाई नहीं देखते। सरकार का कहना है कि हमारी सरकार बहुत की क्लियरली मध्यस्थता, उसने कहा है कि कोई बीच बचाव नहीं हुआ। जो बात हुई है हमारी डायरेक्टली पड़ोसी से हुई। ऑपरेशन सिंदूर कुछ घंटों के अंदर बंद कर दिया गया। क्या सीज फायर को आप उस टाइम पे उचित मानते हैं? क्योंकि एक बड़े सेक्शन का ये कहना है कि भारत को पाकिस्तान के ऊपर ये हमला या ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रखना था जब तक हम किसी बड़े लॉजिकल ये तो कंक्लूजन तक नहीं अपने पहुंच जाते। ओपिनियन की बात है ना, सरकार बेहतर जानती है। सरकार को जितना करना था, जिस हद तक करना था, वो सरकार ने किया। उसके आगे जाने की जरूरत सरकार ने नहीं मांगी। तो आपको वो सीज फायर उचित लगता है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाल ही के दिनों में एक क्रिटिसिज्म सरकार का हमको बड़ा देखने को मिला है कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, हमारे पड़ोसी देशों से संबंध बहुत खराब हैं। तो क्या आप इसको भारतीय फॉरेन पॉलिसी की एक निगेटिव पॉइंट मानते हैं कि हमारे पड़ोसियों से हमारे संबंध खराब हैं? आज की ये तारीख में? बात पब्लिकली सब जानते हैं कि पड़ोसियों से ताल्लुकात ऊपर नीचे रहे हैं। कुछ के साथ बहुत खराब रहे हैं, कुछ के साथ ठीक हो गए। तो एक वक्त था जबकि मालदीव से कुछ नोकझोंक थी, श्रीलंका से कुछ नोकझोंक थी, खत्म हो गई। नेपाल से भी कुछ बातचीत चल रही है, बांग्लादेश से खराब हो गए हैं, पाकिस्तान से खराब हैं। तो इनको ठीक करने का तरीका एक ही है, बातचीत से, और कोई तरीका नहीं। तोप से नहीं होगा ये तय। क्या आपको लगता है कि भारत को पाकिस्तान के साथ डायलॉग फिर से शुरू करना चाहिए? फिर डायलॉग में क्या जाता है? चाहे मैं आपको पसंद करूं या ना पसंद करूं, आपके साथ बातचीत करने में मेरा क्या नुकसान होता है? लेकिन वो कहते हैं ना, बोली और गोली साथ साथ नहीं चल सकते। पिछले 4-5 दिनों में किसी अखबार में एक तस्वीर थी दिल्ली एयरपोर्ट की। उस जमाने के प्रधानमंत्री नेहरू जी, उस जमाने के जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर थे, उनसे बात कर रहे थे। तो भाई इसका मतलब ये कि बातचीत तो हमेशा रही है। हमने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स किए हैं। शिमला एग्रीमेंट हुआ, उससे पहले इंडस वाटर ट्रीटी, बातचीत ही से होती है बात। तो ये कहना कि बातचीत नहीं होगी, बचपन की बात है। पड़ोसी है तो बातचीत होगी। एक बड़ा मुद्दा सर जिस पे लेकर आपके बयानों को लेकर बहुत चर्चा है, मुस्लिम आक्रांता जब भारत में आए तो क्या वो आक्रांता विदेशी थे? आप इस बात को मानते हैं या आपका ये मानना है कि नहीं, वो विदेशी नहीं थे, वो भारत के एक सेक्शन को, चाहे वो महमूद गजनवी हो, चाहे वो मोहम्मद गौरी हो, चाहे वो कोई भी और हो, चाहे वो बाबर हो? देखिए, मुस्लिम का मतलब मुस्लिम धर्म के मानने वाले, तो वो तो इक्का दुक्का भी आए। सदर्न इंडिया के व्यापार अरेबियन पेनिनसुला से बहुत पहले से चल रहा है, नए धर्म से पहले से। तो कोई डेट नहीं की उस पर डाली जा सकती है कि वो फला तारीख को वो दाखिल हुआ, उसने वीजा लिया नहीं लिया, कैसे दाखिल हुआ। तो ये कहना कि ये मुसलमान की वजह से ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, वो जो इतिहास नहीं जानता है वो ये सब कहेगा। तो इतिहास क्या कहता है आपके साथ? इतिहास यही कहता है कि एक हमारे इतिहास में एक
पीरियड था जिसमें बाहर के लोगों के देश के बड़े हिस्से पे कब्जा था। वो हमारे राजा थे वो, जिसका नाम बहुत आजकल चल रहा है गजनवी का। उसका आप किसी इतिहास की किताब में देख लीजिए, उसका रूलरशिप या एम्पायर का जो रेडियस था वो लाहौर से नीचे था, करनाल के आसपास था, दिल्ली के आसपास था। तो वो रूलर वहां का था या नहीं था? तो वहां का जो रूलर था वो हिंदुस्तानी था, बात खत्म हो गई। चाहे वो 10 दिन के लिए हो या 10 साल के लिए हो। विदेशी आक्रांता नहीं थे वो। विदेशी का क्या मतलब भाई? दो बातें हैं, एक उसकी आइडेंटिटी क्या थी, दूसरी ये कि उसने क्या काम किया, सही है गलत। दूसरी बात पे कोई दो राय नहीं हो, लुटेरा था और कोई उस पे पानी पेंट नहीं कर सकता। तो लुटेरे आज भी हैं, समझा? रोज लुटेरे की खबर आप पढ़ते हैं, डाकू डालते हैं, वो डाकू वही लुटेरे हैं ना। हिंदुस्तान में बहुत अरसे तक ये चल, इस सूबे से उस सूबे से उस सूबे से लुटेरे आते थे, लूट के चले जाते थे। तो उससे कोई पॉलिटिकल फायदा निकालना हो तो अलग बात है कि भाई उसकी नाक कितने इंच की थी और कितने इंच की नीचे नहीं थी, मगर काम जो उसने किया उस पर कोई दो राय नहीं है, एक ही राय है। लुटेरा था, उसने लूटा। लेकिन उन्होंने अपने मजहब को भी तो फैलाया, उन्होंने लोगों को जबरदस्ती यहाँ हिंदू से मुसलमान बनाया। कोई नहीं, ये कभी नहीं हुआ है हिंदुस्तान में, और न किसी ने लिखा है उसके मतलब। लोग तो ये कहते हैं औरंगजेब जो है एक मन जनेऊ से लोगों को तौला करता था। देखिए, औरंगजेब के जितने बड़े जनरल थे वो ये किताबों में लिखा हुआ है। डॉक्टर प्रोफेसर जावेदनाथ सरकार की किताब में लिखा हुआ है कि उसके जनरल जो थे वो राजपूत थे। ये बनगढ़ंत बातें हैं, इसमें कोई जान नहीं है। तो ये प्रचलन में कैसे आ गए सर? कैसे आ गए आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। चलते चलते सर, आपकी एक नई पुस्तक तो आ गई है, उसके आगे बाद नया प्लान क्या है, क्या करने वाले हैं आप नया? कोई प्लान नहीं है, मैं तो बुढ़ा आदमी हूँ, मैं अब आराम से रहता हूँ। बीच में बीमार पड़ गया था तो और ज्यादा आराम से रहने लगा। कुछ नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद अंसारी साहब, आपने वक्त दिया, हमसे बात की। तो ये थे पॉइंट ब्लैंक पे हमारे साथ पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत से आपको फिर मिलवाएंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।